ओके जी, लास्ट क्लास में हमने एलॉयज स्टार्ट किए थे। और ये मैंने बता दिया था कि जो एलॉय होता है वो जनरली देन मेटल होता है। लेट्स सपोज ये आपका एलॉय है एंड दिस इज द नॉर्मल मेटल। तो एलॉय और नॉर्मल मेटल में क्या डिफरेंस है कि ये क्यों इतना ज्यादा हार्डर है? क्योंकि ये स्लिप नहीं हो सकता, इसमें स्लिपिंग अलाउड नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर में अरेंज नहीं है, मतलब रैंडमली अरेंज नहीं है। स्लिप का कब होते हैं पार्टिकल? जब उनकी लेयर्स होती हैं। जैसे कि ये दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर, दिस इज फोर्थ लेयर। तो ये जो लेयर्स होती हैं पार्टिकल स्लिप होते हैं लेयर्स में। तो जब वो स्लिप होता है तो आप कहोगे कि भाई वो सॉफ्ट भी है, हार्ड नहीं है। लेकिन एलॉयज चूंकि स्लिप नहीं होते हैं, चूंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पार्टिकल का साइज डिफरेंट है। बेसिकली पार्टिकल का साइज डिफरेंट है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मेटल और एलॉय। फिर हमने थोड़ा बहुत आपको यूजेस ऑफ एलॉय का बताया था कि जो आपका स्टेनलेस स्टील है वो यूज होता है कटलरी में, बिकॉज दे आर हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू करोजन। और अगर आप बात करो कॉम्पोजिशन ऑफ एलॉयज की, मैंने ब्रास की बात की थी। तो जो ब्रास है आपका वो बेसिकली एक ऐसा एलॉय है जो दो चीजों से बना है। एक आपका जिंक है उसमें और एक आपका कॉपर है। दो चीजें हैं उसके अंदर, एक जिंक है और एक कॉपर है। तो मैंने क्या लिखा है? बाइनरी। जो ब्रास है आपका वो बेसिकली बाइनरी मेटल पे कंसिस्ट करता है। वो बाइनरी मीन्स टू, ओनली कंसिस्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर आपके पास। फिर आ जाओ आप किस पर? स्टील पर। सही है। स्टील की अगर मैं बात करूं, चूंकि स्टील भी एक एलॉय है, तो बेसिकली स्टील जो है वो आयरन का और कार्बन का एलॉय है। अगर आप मेनली बात करते हैं ना स्टील की, तो मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर दूं कि जो आपके पास स्टील है ना, स्टील मेनली एलॉय है किसका? एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। ओके, कार्बन एंड आयरन, स्टील की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, आप स्टील की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हो। आप स्टील की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इनके अमाउंट को चेंज कर देते हो तो लेट्स सपोज कभी आपके पास कार्बन ज्यादा है, कभी आपके पास कार्बन कम है, तो कार्बन की क्वांटिटी स्टील की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा, यानी कि मुझे यूं कहना चाहिए कि जो स्टील की क्वालिटी है वो कार्बन की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूँ, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब मैं क्या कहने वाला हूँ। आपने, जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करते हैं ना, जब हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करते हैं ना, अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो आयरन होता है। यानी बेसिकली हम आयरन को सेपरेट करते हैं, और जो आयरन यहाँ से सेपरेट होता है उसको हम कहते हैं पिग आयरन। क्या कहते हैं उसे हम? पिग आयरन कह लो, या और हम उसे हम कास्ट आयरन भी कहते हैं। पिग आयरन और कास्ट आयरन। ओके। अच्छा, ये जो दोनों आयरन हैं, इन दोनों में इम्प्योरिटी होती है। किसमें? पिग में भी और कास्ट में भी। और ये आते कहाँ से हैं? बेसिकली ये प्रोडक्ट्स हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के। वो पूरा एक प्रोसीजर है, हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पिग आयरन और कास्ट आयरन जो होते हैं वो मेनली उनमें काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां से इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, सबसे पहला काम जो हम करते हैं। और इम्प्योरिटी को रिमूव कैसे करते हैं? थ्रू ऑक्सीजन। तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए कि ये वाले जो आपके पास आयरन है बेसिकली दे आर इम्प्योर आयरन। ये क्या है? इम्प्योर आयरन है ये। और इस करें थ्रू ऑक्सीजन। इसकी इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव करें? थ्रू ऑक्सीजन। तो मैं क्या लिखूंगा? कैन बी रिमूव्ड बाय, कैन बी कैन बी रिमूव्ड बाय
कैन बी रिमूव्ड बाय ऑक्सीजन, कैन बी रिमूव्ड बाय ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से जब आप इसको ट्रीट करवाओगे तो आपको मिलेगा प्योर आयरन। और उस प्योर आयरन को हम पता है क्या कहते हैं? उस प्योर आयरन को हम कहते हैं रॉट आयरन। उस प्योर आयरन को हम क्या कहते हैं? रॉट आयरन। उस प्योर आयरन को हम क्या कहते हैं? रॉट आयरन। तो आयरन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। ओके। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब हमारी असल बात स्टार्ट होने जा रही है। ये जो आपके पास रॉट आयरन बना है ना, हम इसमें पता है क्या करते हैं? कार्बन ऐड करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? ऐड कार्बन। क्या किया मैंने इसमें? ऐड कार्बन। जैसे ही आपने इसमें कार्बन ऐड किया ना, जैसे ही आपने इसमें कार्बन ऐड किया बेटा, पता है क्या बन गया? पता है क्या बन गया? लो कार्बन स्टील बन गया। क्या बन गया? लो कार्बन स्टील बन गया आपके पास। ओके। ये जो लो कार्बन स्टील आपके पास बना है, जिसे हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं, ये बेटा मैलिएबल होता है। ओके। ये क्या होता है? मैलिएबल होता है। मैलिएबल मींस इससे कार बॉडीज वगैरह हम बनाते हैं, क्योंकि इट कैन बी शेप, इट कैन बी शेप। उसका क्या फायदा कि जो मैलिएबल ही ना हो? आप उसे कैसे शेप, कोई शेप कैसे बना सकते हो यार? मुझे स्पून चाहिए स्टील का, भाई मैं क्या करूं? वो तो मुझसे मोड़ ही नहीं रहा, वो तो मोल्ड ही नहीं हो रहा, वो तो शेप ही नहीं बन रही उसकी, वो तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो फिर तो बेकार है ना मेरे लिए। तो हमने क्या किया? ये जो रॉट आयरन है मेरे पास, जो कि प्योर आयरन है, मैंने इसमें क्या किया? कार्बन की क्वांटिटी ऐड की। जैसे ही मैंने इसमें कार्बन की क्वांटिटी ऐड की, तो वो मेरे पास क्या बन गया? लो कार्बन, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। ये जो लो कार्बन स्टील है ना आपके पास, ये क्या होता है? मैलिएबल होता है। ये क्या होता है? मैलिएबल होता है। और इसके मैलिएबल होने की वजह से हम इससे क्या बनाते हैं? कार बॉडीज वगैरह हम इससे बना रहे होते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टील है वो मोर ब्रिटल हो जाए। मेरा जो मेरा जो स्टील है वो मोर ब्रिटल हो जाए, हार्डर हो जाए, यानी कि वो मैलिएबल ना हो, यानी कि वो मैलिएबल ना हो। तो पता है मैं क्या करूंगा? कार्बन ऐड कर दूंगा उसमें। पता है क्या करूंगा? कार्बन ऐड कर दूंगा। तो सर वो किसके काम आएगा? ये जो नाइफ होते हैं, नाइफ्स वगैरह, ये नाइफ जो भी स्टील से बनते हैं, पता है आपको? उससे रस्टिंग नहीं होती है, बहुत शार्प होता है, किसी भी चीज को आप कट कर सकते हो। तो बेसिकली जो हाई कार होती है, आप उसको क्या कर सकते हो? ऐड मोर कार्बन। मैं लिख रहा हूं, ऐड ऐड मोर कार्बन, ऐड मोर कार्बन टू मेक टू मेक टू मेक हाई कार्बन स्टील, टू मेक हाई कार्बन स्टील, टू मेक हाई कार्बन टू मेक हाई कार्बन स्टील। और हाई कार्बन स्टील क्या होता है? मोर ब्रिटल। क्या होता है? मोर ब्रिटल, राइट। वो क्या होता है? मोर ब्रिटल। और मोर ब्रिटल होने की वजह से आप उससे किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कार्बन की क्वांटिटी मैटर कर रही है यहाँ पर बेटा। कार्बन की क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट इफ यू आर गोइंग टू मेक स्टील। तो ये सारे एलॉयज हैं बेटा, क्वांटिटी मैटर करती है यहाँ पर। ये बात आपको समझाने का मकसद था यहाँ पर। फिर हमारे पास स्टेनलेस स्टील भी होता है बेटा, जिसको मैंने यहाँ जो है वो डिस्क्राइब किया है कि भाई स्टेनलेस स्टील किस चीज से बनेगा भाई? आपको क्या क्या चाहिए? आयरन चाहिए, क्रोमियम चाहिए, निकल चाहिए, कार्बन चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ये भी एक स्टील की टाइप है भाई। इसको सर्जिकल आइटम में हम यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील को। बात समझ रहे हैं? सर्जिकल आइटम्स में हम इसे यूज करते हैं, कटलरी वगैरह में इसे हम यूज करते हैं। कितना फाइन होता है ना वो, कितना खूबसूरत लग रहा होता है। तो बेसिकली अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो, जब चीजें सिंगल होती हैं तो कुछ और होती है, लेकिन जब कंबाइन होती है ना, तो बेटा उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे आयरन अगर आप सिंगल ले लो, तो बिल्कुल ही अलग चीज है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है वो। और आप क्रोमियम ले लो, बिल्कुल ही सेपरेट चीज है। आप निकल इंडिविजुअल ले लो, बिल्कुल अलग चीज है। कार्बन अलग ले लो, तो अलग अलग की प्रॉपर्टी कुछ और है। लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो बेटा इनकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जाती है।
यानी कि अगर मेरे सामने यानी कि अगर मेरे सामने अब्दुल्ला अस्सलाम सर। खड़ा हो, अगर मेरे सामने, वालेकुम सलाम भाई, अगर मेरे सामने कोई भी शख्स खड़ा हो कुछ ऐसे करके, ओके, और मैं क्या करूं बेटा, उसकी तरफ मिट्टी, सैंड, SiO2, सिलिका, सैंड उसकी तरफ मैं फेंकूं, उसको मारूं, तो क्या उसको लगेगी? कभी भी नहीं। क्या उसका सर फट जाएगा? क्या कभी भी नहीं। क्या उसके दांत टूट जाएंगे? क्या कभी भी नहीं। क्या उसको चोट लगेगी? क्या कभी भी नहीं। क्योंकि क्या है, सैंड ही तो है यार, कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जो है ना इतनी जोर से लगेगी उसे। और दूसरी तरफ अगर मेरे पास पानी है, ग्लास ऑफ वाटर है, अब मैं इसको खींच के मारूं, कुछ भी नहीं होगा, इसे भी नहीं होगा। क्यों? कि इनकी नेचर ही नहीं है कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि पहले मैंने पानी लेकिन अगर मैं आपको कहूं बेटा कि पहले मैंने पानी लिया और उस पानी को मिट्टी में डाल दिया, और उस पानी को मैंने मिट्टी में डाल दिया, और थोड़ी देर मैंने सब्र किया, वेट किया, जब वो अच्छी तरह से हार्ड हो गया, अब मैंने खींच के मारा उसको, अब तो बेटा सारे 32 बाहर आ जाएगी, उसकी दांत पर जाएंगे सारे उसके। क्योंकि क्योंकि अरेंजमेंट मैटर्स अलॉट। क्योंकि अरेंजमेंट मैटर्स अलॉट। सिंगल सिंगल थे, इंडिविजुअल थे, तो वो कुछ और था, लेकिन जब अब वो कंबाइन हो गए तो अब वो कुछ और है। तो यही आपको यहाँ समझाने का पर्पज है कि ये जब सारे कंबाइन हो गए ना, सारी चीजें, मतलब आयरन भी, क्रोमियम भी, निकल भी, कार्बन भी, तो अब दे आर समथिंग एल्स, दे आर समथिंग डिफरेंट एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल वन। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील की फिर सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इनके यूजेस भी चेंज हो गए, इनकी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गई। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन था एलॉय का, मतलब मोर देन एनफ मैंने आपको बता दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स। तो ये थोड़ा सा मतलब कि ट्रिकी पार्ट है इस चैप्टर का। सो यू नीड टू फोकस। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि बेटा हमारे पास ना मेटल्स की कैटेगरी होती है। जैसे 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 इंसानों में कैटेगरी होती है ना, यार ये बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा यार बहुत शरीफ इंसान है यार, बेचारा बात भी नहीं करता क्लास में, है ना भाई, हर वक्त काम करता रहता है, जो भी उसे होमवर्क दो वो आराम से शराफत से तमीज से कर लेता है। तो इसकी कैटेगरी थोड़ी सी हाई कैटेगरी। अब एक वो कैटेगरी है, इंतहाई नल्ला इंसान है, काम ही नहीं करता, उसको बोलते रहो भाई ये काम करके दे दो, ये काम करके, काम ही नहीं करता यार वो, तो हम बोलेंगे बिल्कुल लो कैटेगरी का बंदा है यार ये। मेटल्स की भी कैटेगरीज होती है। अच्छा, मेटल्स को हम किस तरह से हमने कैटेगराइज किया, किस बेसिस पे कैटेगराइज किया? जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा मेटल है। जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा मेटल है, याद रखिएगा ये बात, ओके। अगर मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो रिएक्टिव मेटल है, और अगर मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल है। ये बात याद रखो, ओके। अच्छा जी। अब रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, आपके पास रिएक्टिव मेटल है ग्रुप 1 और 2। और कुछ रिएक्टिव मेटल हमारे पास ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हैं। वो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, वो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, मेटल्स को कैटेगराइज कर दिया। अच्छा जी, ये भी मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एक्सट्रीम एंड रिएक्टिव। हाँ जी, कुछ कह रहा है अब्दुल्ला, कुछ कह रहा है? चलूं बेटा, आगे चलूं, ओके। अच्छा, यस तो सर। मैं ये कह रहा था आपको कि हमारे पास जो है डिफरेंट तरह के मेटल्स होते हैं, कुछ रिएक्टिव भी होते हैं, कुछ जो है वो लेस रिएक्टिव भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो उनमें उनको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे एक्टिविटी सीरीज डिजाइन कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। बेसिकली मुझे रिएक्टिविटी सीरीज डिजाइन करनी है। मुझे मेटल्स को कैटेगराइज करना है कि किस मेटल को मैं टॉप ऑफ द लाइन सीरीज में रखूं, किस मेटल को मैं बिल्कुल लोअर कैटेगरी में रखूं, मैं कह दूं कि यार बिल्कुल ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे? और इन दी एंड मैं आपको कहूंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज का आप रट्टा मार लो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज बनती है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज डिजाइन होती है,
ये कैसे होती है? सबसे पहला काम जो आपको बताना है वो ये है। तो द टर्म रिएक्टिविटी मीन्स हाउ फास्ट एंड स्लो द रिएक्शन इज। रिएक्टिविटी का ये मतलब है। सो हमने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बता दी थी कि टेंडेंसी ऑफ मेटल इज टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी क्या है? तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। सिंपल सी बात है। वो मेटल ही क्या जो इलेक्ट्रॉन को लूज ही ना करे? फायदा ही नहीं है ना यार उस मेटल का फिर। मेटल, अच्छा मेटल तो वो है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो आप कहोगे यस, दिस इज अ रिएक्टिव मेटल। और अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रहा है तो आप कहेंगे दिस इज लेस रिएक्टिव मेटल। सो मैंने दो मेटल का कंपैरिजन पाया। किस किस का? मैंने लिया लिथियम, मैंने लिया सोडियम। ओके। मैं ये देखना चाहता हूं इन दोनों में कि विच वन इज मोर रिएक्टिव मेटल एंड विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल। तो मैंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल से इनके मैंने प्रोटॉन नंबर्स देखे। प्रोटॉन नंबर देखने के बाद मुझे पता है क्या आइडिया हुआ कि किस मेटल का साइज लार्जर है और किस मेटल का साइज स्मॉलर है। तो आई केम टू नो कि जो लिथियम है ये स्मॉलर इन साइज है एंड जो सोडियम है वो लार्जर इन साइज है। होपफुली अब आपको सबको पता होगा कि अगर मैं पूछूं बेटा मुस्तफा, why why the size of lithium is smaller and why the size of sodium is larger? बता सकते हो मुझे? यस मुस्तफा। lithium electrons कम है। Sir, because of the electron number. एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन नंबर भी है। एंड ऑल्सो यू कैन से बेटा, इफ यू हैव lithium so you will see only two shells, and if you have sodium so you will be having three shells. Beta, as the number of shell increases, so the size increases. When the size increases, so the force of attraction decreases. Yes? Sir, my internet was lagging a bit, so I couldn't hear what you said. After chemical behavior of metals, because my internet. Okay. मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो कंपोज करनी है। सो वी वांट टू सी विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दो मेटल का कंपैरिजन कराया, लिथियम और सोडियम का, राइट। तो मैंने देखा कि लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 है। तो लिथियम का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर गोइंग टू हैव सोडियम, फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8 It's more reactive. एंड थर्ड शेल 1। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, राइट। आप देख रहे हैं ना बेटा, सोडियम के स्ट्रक्चर में जी 3 sir. शेल्स हैं तो साइज लार्जर हो गया। So as the shell increases, so the size increases. When the size increases, so the force of attraction between the nucleus and the outer shell decreases. When the force of attraction decreases, ability to lose electron increases. है ना भाई? When the force of attraction decreases, ability to lose electron increases. So this is the reason sodium is more reactive. अब अब्दुल्ला मुझसे पूछे सर क्यों, तो Can मैं you कहूंगा सोडियम कैन repeat लूज when the इलेक्ट्रॉन force of attraction? decreases, force of attraction decreases, so ability to lose electron increases. क्यों? कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर वो न्यूक्लियस से लूजली अट्रैक्टेड है तो बेटा इट कैन बी इजीली रिमूव ना, इट कैन इजीली लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन। तो इट कैन इजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं कि वो मेटल इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पर इन दिस केस लाइक लिथियम एंड सोडियम, sodium is going to be more reactive and lithium is going to be less reactive due to the attraction between the nucleus and the outer shell. And आपको कैसे पता लगा, मुझे कैसे पता लगा अट्रैक्शन का? क्योंकि मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। मुझे स्ट्रक्चर कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने इसका देखा प्रोटॉन नंबर। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर पता लगा, स्ट्रक्चर पता लगा तो साइज पता लगा।
साइज पता लगा तो अट्रैक्शन पता लगी, अट्रैक्शन पता लगी तो ये पता लगा कि कौन इजीली रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन, कौन मुश्किल से रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन। तो आई केम टू नो दैट sodium loses electrons easily. So this is the reason I am saying that sodium is more reactive and lithium is less reactive. इसी तरह से अगर आप इस केस की बात करें बेटा, सोडियम और मैग्नीशियम वाले केस की बात करें, तो दोनों का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यू विल कम टू नो दैट मैग्नीशियम हैज स्मॉलर इन साइज। रिमेंबर, मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन सोडियम। हमेशा याद रखिएगा, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस। वी स्टडीड इन द पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा हूं मैं? एज यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, लेट्स सपोज वी हैव थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बेटा ये थर्ड पीरियड है ना। मैं कहां से कहां जा रहा हूँ? लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। तो क्या सर साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। तो सर साइज के डिक्रीज होने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे इफेक्ट आता है यार उसका। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। तो कैसे आप उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे यार? आखिरी इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होगा उसका? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएगा, नहीं हो सकता रिमूव। तो वो बिल्कुल ही नल्ले मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल अनरिएक्टिव मेटल है। इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा। भाई इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल होगा ना यार वो। क्योंकि मेटल की नेचर ही यही है कि वो दे हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन। इफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इजीली सो मोर रिएक्टिव, डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली तो लेस रिएक्टिव। इतनी सी बात है। बेटा क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है? सब ओके है? ओके। Yes, sir. Okay. हाँ भाई बेटा, बाकी लोग? यस। रोजा लग रहा है, लगता है सबको आज खामोशी चाहिए आज। So, आदिया, sir, इब्राहिम, sir, मुस्तफा। so on the period, as you go to the right side, everything becomes more unreactive. Right एग्जैक्टली from यस। left to right, ऐसे everything ही ऐसे ही becomes ऐसे ही unreactive because of the size. The size is smaller, so एग्जैक्टली more ऐसे ही है, ऐसे ही unreactive. है। Okay, got it, sir. बिस्मा, इज एवरीथिंग ओके? आगे चलूं? Yes. ओके गुड। Sir, if a metal loses electron like easily, so it is a good conductor of electricity? बेटा इलेक्ट्रिसिटी और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर समथिंग डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी। एंड यू नो एवरी मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो all metals have free electrons, so all metals are good conductor. So conductivity is something else and reactivity is something else. You cannot compare, right? Okay. Okay, Aisha? Yes, Professor. Good. Good. Okay, ji. So now, okay. Then, uh, Sir, reactivity is the ability to lose electrons, right? हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, यस। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो कैसे चलेंगे हम आगे? मुझे, चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया, क्योंकि बेटा मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया कि आ, मुझे इनकी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो कंपोज करनी है, कंपोज करनी है। ओके। तो कोई डोमेन होना चाहिए ना मेरे पास, कोई बेस होनी चाहिए मेरे पास, कोई बेस होनी चाहिए मेरे पास। किस चीज को बेस बनाकर मैं रिएक्टिविटी डिसाइड कर रहा हूँ? तो याद रखिएगा कि हम तीन चीजों से रिएक्शन करवाएंगे बेटा। किस किस से? कोल्ड वाटर, देन स्टीम, देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आ जाएगा, क्योंकि ये ये ग्लोबली चैप्टर, मतलब कि ये लोग इसको मुश्किल समझते हैं बेटा, मुश्किल समझते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर लोगों की मिसालें क्यों दे रहे हैं आप? लोगों को ही देखकर एग्जामिनर जो है वो अपना थ्रेशोल्ड डिसाइड करता है। भाई सारे बच्चों ने पेपर बुरा कर दिया, अरे यार ओहो हो, चलो भाई थ्रेशोल्ड नीचे हो गया। सारे बच्चों ने पेपर वीआईपी किया है, थ्रेशोल्ड को ऊपर कर दिया। ऐसे ये भी है ना यार। आप पहले मेटल का कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराओ, फिर स्टीम से रिएक्शन कराओ,
फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओ, फिर देखो कौन कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कौन कितना मुश्किल से रिएक्ट कर रहा है। तो फिर आप कहो हाँ यार, यार इसने बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन किया था, चलो भाई बस तुम कह दो कि दिस इज मोर रिएक्टिव। यार इस मेटल को जब मैंने HCl में डाला तो मुझे कोई चेंज ही नहीं नजर आया, यार इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं किया, यार मुझे तो कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं लगी। क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ऑब्जर्वेशन, एक अच्छा केमिस्ट एक अच्छा ऑब्जर्वर भी होता है, एक अच्छा केमिस्ट एक अच्छा ऑब्जर्वर भी होता है। पता लगा कि रिएक्शन हो गया, अचानक से बबल्स निकले, फिजिंग हुई और बंद हो गई, और तुम उस टाइम जो है अपना सर खुजा रहे थे तो पता लगा भाई, तुम कह रहे हो सर ये तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, बट एक्चुअल में वो तो मोर रिएक्टिव मेटल था, तुमने तो देखा ही नहीं उसे। तो ऑब्जर्व करना है आपको। आफ्टर आफ्टर लाइक द ड्यूरिंग द रिएक्शन, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू ऑब्जर्व कि which metal is going to have explosive reaction, या आप कह सकते हो कि फास्ट रिएक्शन, और which metal is not going to have a fast reaction बल्कि they are going to have a slow reaction। उसको टाइम लग रहा है रिएक्ट करने में। बस सिर्फ पता है आपको बेटा, इन चीजों को देखकर, इन चीजों को देखकर आप डिसाइड कर रहे हो कि ये पहले नंबर पर आएगा मेटल, फिर दूसरे नंबर पर आएगा, फिर तीसरे पे आएगा, फिर चौथे पे आएगा। तो ये चीज चूंकि इंपॉर्टेंट है, जिसको देखकर आप रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कोल्ड वाटर। ओके जी। सो यस, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट यू मस्ट नो द जनरल रिएक्शन। बेटा ये जनरल रिएक्शन, when metal reacts with cold water, it's going to form metal hydroxide plus hydrogen gas। अच्छा, सबका यही हाल है, कोई भी मेटल हो बेटा यही बनेगा, कोई भी मेटल हो यही बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एक चीज और नोट की आपने, वाटर का स्टेट सिंबल लिक्विड है, लिक्विड है, गैस नहीं है। अगर गैस होगा तो वो लिक्विड वाटर नहीं होगा, यानी कि कोल्ड वाटर नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, हॉट वाटर होगा। यूं भी बेटा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर कोल्ड वाटर है तो दिस इज लाइक, अगर लिक्विड है तो दिस इज कोल्ड वाटर, और अगर गैस है तो दिस इज हॉट वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लेट्स सपोज मैंने सोडियम का रिएक्शन करवाया ठंडे पानी के साथ, ठंडा ठार पानी। तो सोडियम तो वैसे भी खुद भी रिएक्टिव है, आसानी से कर लेगा रिएक्शन। सोडियम बेचारा इतना रिएक्टिव है कि इसको ठंडा पानी मिले या गर्म मिले, बस वो कहता है बस मुझे पानी मिलना चाहिए। भाई अभी आपका रोजा है ना, बड़ी प्यास लग रही है भाई, बड़ी प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। कोई मुझे बोले यार गर्म पानी दूं, अबे भाई दे दे यार, गर्म हो ठंडा हो कोई भी हो, मुझे पानी चाहिए। बस यही इनका भी हाल है बेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोडियम का वाटर से रिएक्शन करवा दिया, है ना भाई। मैंने पोटेशियम का भी वाटर से करवा दिया रिएक्शन। तो क्या बना, क्या बना, KOH बना। क्या बना, KOH बना, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस। आपको क्या नजर आया, बबल्स। क्या नजर आया आपको, बबल्स नजर आए, फिजिंग नजर आई, एफरवेसेंस नजर आया आपको। तो याद रखना, कभी भी अगर कोई मेटल is going to react with water, it's going to produce the the hydroxide of that metal, releasing hydrogen gas. So there is some observation. If you are going to have hydrogen gas, so you will see bubbles, you will see effervescence, you will see like the fizzing. क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। अब ऑल मेटल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इफ यू कैन सी, potassium, then sodium, then calcium, then magnesium, then zinc, then iron, all metals are going to produce hydrogen gas। Yes, Okay. So I have a question. okay, Sir, why do we use yes, three different things? For example, we're using cold water, then we're using the dilute solution. Why do we use HCl, three? dilute HCl। अच्छा देखो, Yes. वैसे तो आप बहुत सारे कर सकते हो चीजें, हमारे पास H2SO4 भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, और जो है वो ऑक्सीजन भी है। लेकिन हमने क्या किया बेटा, इन तीनों को देखकर मोर देन एनफ हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ यार, अब हमने, यस वी हैव डिसाइडेड दैट दिस इज मोर रिएक्टिव मेटल। अब आप उसको करवा भी लो ना अगर किसी से, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि रिजल्ट विल रिमेन द सेम। तो क्यों आप अपने इतने केमिकल वेस्ट कर रहे हो। तो मोर इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल वे में हम चलेंगे, ना हमारा ज्यादा कोई केमिकल इस तरह से हो, और हम बड़ी आसानी से डिसाइड भी कर सकें।
कि हाँ यार, अब लेट सपोज भाई मुझे देखना है इस वायर में करंट है या नहीं है। आप टेस्टर ले आओ, आपको पता लग जाएगा करंट है या नहीं है। तो आपको हाथ लगा के, अभी अभी भी आप बोलो मुझे तो यकीन ही नहीं आया, तो फिर हाथ लगा के देख लो, है भाई। तो बस यही काम यहाँ पर भी है, हम इन तीनों से कर लिया रिएक्शन। यस, वी हैव डिसाइडेड दैट दिस इज मोर रिएक्टिव मेटल एंड दिस इज लेस रिएक्टिव मेटल। भाई और क्या करें आगे? अब बस एनफ है ये। तो आपको अब कंफर्म हो जाना चाहिए। अच्छा, ये तीनों से करवा के फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज डिजाइन कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। तो इस तरह से हम फिर इसे बना लेते हैं। लेकिन बिफोर मेकिंग द रिएक्टिविटी सीरीज वी नीड टू हैव दीज डाटा, ताकि मुझे पता तो लगे, रट्टा ना लगाऊं, मेरे पास कंफर्म डाटा हो कि हाँ यार मैंने इस डाटा को देखकर डिसाइड किया है, मैंने ऐसे रट्टे वट्टे नहीं मारे हुए कि यार ये ऊपर है और वो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह नहीं। प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल क्लू पे हम बात करेंगे कि हमने खुद ऑब्जर्व किया है ये। तो इसलिए जब बेटा हमने इन मेटल के रिएक्शन करवाए वाटर के साथ, तो हमें क्या मिली? हाइड्रोजन गैस। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ मेंशन किया है, अगर आपको नजर आ रहा हो, कि बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कह रहा है प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद डिक्रीजिंग विगर। कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मतलब है? प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस विद डिक्रीजिंग विगर। यस, इब्राहिम, बिस्मा, मुस्तफा, सर वो हुमायूं। स्लोली रिएक्ट करते हैं वो वाटर के Sir, साथ, इतनी hydrogen विगरस is रिएक्शन given नहीं off. होती उनकी। यस, हाइड्रोजन इज गिवन ऑफ, वो तो हाइड्रोजन पक्की इज बात है बेटा। ऑलवेज गिवन ऑफ and then ओके। it reacts with water less vigorously. Sir, Sir, potassium हाँ, reacts sir, vigorously the most. एग्जैक्टली, पोटासियम रिएक्ट्स विगरसली एज कैल्शियम कंपेयर टू इजली। सोडियम। अब्दुल्ला कुछ कह रहे हो? जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा विग्रस होता है, फिर कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा होते जाता है कैल्शियम तक। सोडियम से थोड़ा थोड़ा है और फिर कैल्शियम सबसे थोड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल सही तुमने एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो जो रिएक्शन की, यूं कह सकते हो कि फास्टनेस है वो डिक्रीज होती जा रही है, वो जो विगर है रिएक्शन वो लेस विगर होता जा रहा है। तो मतलब आपको इतना वो कोई कहते हैं ना कि रिएक्शन का जो गुस्सा है वो कम होता जा रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। मतलब अगर आपने पोटेशियम को पानी में डाला तो अचानक से फुश, बहुत तेजी से गैस निकल गई, एकदम टाइट वाली। लेकिन जब आपने कैल्शियम डाला तो बिल्कुल बस आप खड़े हुए हो, अब हल्का हल्का बस वहां से तुम्हें फ्यूम्स नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन गैस के। तो मतलब तुम अंदाजा लगा लोगे देखकर, अबे यार ये तो बहुत रिएक्टिव है भाई। तो ये चीजें ऑब्जर्व करनी है हमें। और ये जो नीचे मेटल्स लिखे हुए हैं ना बेटा, इनका स्लो रिएक्शन होता है यार। किस किस का? मैग्नीशियम का, जिंक का और आयरन का। ये तीनों वाटर के साथ रिएक्शन करते तो हैं, ये मतलब रिएक्शन करते तो हैं बेटा, लेकिन स्लो रिएक्शन होता है, मजा नहीं आता। मतलब मजा नहीं आता, वो जो निकलना चाहिए ना हाइड्रोजन गैस को एक स्टाइल से, एक गुल भरम में, वो नहीं होता इसके अंदर। तो मतलब आपने, अब आप आपका आहिस्ता आहिस्ता माइंड सेट होता जा रहा है, अच्छा पोटाशियम ने बहुत ज्यादा रिएक्शन किया था, बहुत विगर था ये रिएक्शन, बहुत एक्सप्लोसिव था रिएक्शन। चलो भाई, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक पोटाशियम इज ऑन द टॉप, पोटाशियम इज ऑन द टॉप, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और भी हम करेंगे आगे। अच्छा, मैंने एक और लिखा है कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, बेटा ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। बेटा ये पानी से रिएक्शन नहीं करते। ओके, पानी से रिएक्शन ये नहीं करते। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। हाँ, अगर आपके पास गर्म पानी तो हो सकता है कि कुछ रिएक्शन आपको नजर आ जाए, लेकिन गोल्ड तो फिर भी नहीं करता रिएक्शन। अप्रोक्सीमेटली सिल्वर भी नहीं कर रहा होता रिएक्शन। शायद कॉपर एट सम एक्सटेंट आपको कोई दिखा दे, लाइक आई कैन से लाइक लेस देन 0.1%। मतलब इनके नहीं होते हैं, ये बड़े इनर्ट मेटल होते हैं, ये बिल्कुल ढीठ मेटल होते हैं, इनको तुम कितना भी समझा दो, इनके टेस्ट में वही मार्क्स सारे होते हैं, वही 100 में से 50 और 40 वाले, ये वही मेटल्स हैं, नहीं सर करते कौन सा? रिएक्शन, ये कुछ भी कर कॉपर, लो। कॉपर, ये सिल्वर, कॉपर गोल्ड। हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये इनर्ट मेटल हैं आपके। तो वो जो ऊपर वाले मेटल हैं वो बड़े अच्छे, बड़े शरीफ लोग हैं, थोड़ा सा उनको टेस्ट दो तो वो फौरन से करके दे देते हैं, बिल्कुल फौरन से वो रिएक्शन
कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और बड़ा हैप्पी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अब हमारा हमने अभी तक एक चीज से रिएक्शन करवा के डिसाइड किया है। एज अ केमिस्ट आपको आपके पास मोर देन वन प्रूफ्स होने चाहिए ताकि हम चीजों को इन अ बेटर मैनर में रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए अब हमारा जो दूसरा वे है that we are going to react the metal with steam. Like this is another way of identifying the reactivity of metal, that which metal is more reactive and which metal is less reactive. I have a question. Yes, सर हमारे पास ऑक्साइड होनी चाहिए ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों मिल बेटा रही वो है? हॉट वाटर में बनता है। वो जो ऑक्साइड होता है ना, वो हॉट वाटर के साथ बनता है, कोल्ड के साथ नहीं बनता वो, राइट? ओके अच्छा जी। सो अब हम किससे करवा रहे हैं रिएक्शन? विद स्टीम। स्टीम का मतलब होता है हॉट वाटर। यानी कि जब आपका मेटल स्टीम से, यानी कि H2O गैस, अब H2O लिक्विड नहीं है भाई, H2O गैस है, मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। वैसे बनता हाइड्रोक्साइड ही है, लेकिन हाइड्रोक्साइड हायर टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्साइड में। क्योंकि एट हायर टेम्परेचर हाइड्रोक्साइड्स आर अनस्टेबल। तो ये आपका इससे रिएक्शन हो रहा है स्टीम से, यानी कि हॉट वाटर से आपका रिएक्शन हो रहा है। तो मैंने दोबारा से वही मेटल ली, सोडियम सर देन हमें ये पोटेशियम, कैल्शियम कैल्शियम देन। मैग्नीशियम जिंक के साथ हाइड्रोक्साइड क्यों मिल रहे हैं? OH क्यों मिल रहे हैं? अच्छा, ये लीस्ट ये मतलब कि आपके जो ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है ना बेटा, इसी तरह से ये नीचे जो मेटल है ना, ये लेस रिएक्टिव है। तो इनके ऑक्साइड बहुत कम बन रहे होते हैं, मतलब इनके ऑक्साइड जनरली कम बन रहे होते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेकिन अगर आप इनका टेम्परेचर किसी तरह से और इंक्रीज कर दो, तो फिर ये हाइड्रोक्साइड भी आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट वही मिलेगी, ऑक्साइड। तो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ओके। तो अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा सा लो है तो वो ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट होता। अगर थोड़ा सा और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन सोडियम तो मतलब इनको तो बिल्कुल हल्का सा भी तुम हॉट वाटर से रिएक्शन करवा रहे होगे ना, हॉट वाटर से बिल्कुल लाइट सा भी, तो वो आपको ऑक्साइड ही देगा ड्यू टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अच्छा जी, फिर आप देख रहे हैं एक चीज एक दफा और, रिएक्शन बिकम्स लेस फिर अगर विग्रस वो एज वी मुझे आर गोइंग डाउन द ग्रुप। चाहिए कि what you get if you do magnesium with steam, तो मैं कहूँगा मैग्नीशियम बस फिर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाँ, यस एग्जैक्टली, ऐसे ही है। ओके सर। अगेन बेटा रिएक्शन बिकम्स लेस विग्रस, अगेन रिएक्शन बिकम्स लेस विग्रस। तो कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड, नो रिएक्शन, यानी ये नहीं कर रहे रिएक्शन, बिल्कुल ही इनर्ट मेटल है ये मैंने करवा लिया। तो मैंने किस किस का रिएक्शन करवा लिया? स्टीम से भी करवा लिया और मैंने सर थोड़ा कोल्ड सा आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं, वाटर मैंने से बस भी एक स्क्रीनशॉट ले करवा लिया। लिया। यस 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 यस। ओके, नाउ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो पहले तो आप जनरल रिएक्शन सुन लो इसकी। ओके, ये इसकी जनरल इक्वेशन है कि आपका कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो मेटल का ऑक्साइड होगा, मेटल का क्लोराइड होगा, और आपके पास क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ये मेटल की जनरल इक्वेशन है। अब आप इस मेटल की जगह कोई भी मेटल पुट कर दो, लाइक सोडियम पुट कर दो। सोडियम का सर रिएक्शन हर अगर दफा क्लोरीन से क्लोराइड हुआ होएगा? या पोटेशियम, सॉरी, हर दफा क्लोराइड होएगा, फ्लोराइड नहीं हो सकता? हर दफा, हर ना, हमने यही क्राइटेरिया सेट किया है कि हम रिएक्टिविटी को
डिटर्मिन करते हुए किसी भी मेटल की हम उसका रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl से Sir, but एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस. what about different Okay. acid? What about different what? What about other acids other than hydrochloric acid? कर सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बेटा, वी हैव टू स्टिक टू द सिलेबस. सो जो उन्होंने मेंशन किया है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यू हैव द कोल्ड वाटर है, यू हैव द हॉट वाटर है. आप ये तीनों आपके डोमेन्स हैं. आप इन्हीं को देखकर इन्हीं से ही रिएक्शन करवाकर आप डिसाइड करो कि विच मेटल इज ऑन द टॉप एंड विच मेटल इज इन द लीस्ट, इज द लोएस्ट इन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो वो हम इन तीनों से ही करवा रहे होते हैं, इसके अलावा हम रिएक्शन नहीं करवाते हैं. तो ये थर्ड वन है, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो अब मेरे पास लेट सपोज पोटेशियम है, मैंने के का रिएक्शन करवाया जब HCl से, तो आपके पास क्या बना? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी KCl और प्लस H2 गैस. KCl प्लस H2 गैस. अब ये सिर्फ इसके साथ नहीं करो, सबके साथ करो, ये तुम सबके साथ करो. कैसे? ये देखो जरा. देखो बेटा, मैंने इन्हें समराइज किया हुआ है. रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड भी है, रिएक्शन विद वाटर भी है. ओके. आप अभी फिलहाल आप इन दो चीजों को देखो. एक तो ये है आपका, एक ये है, एक ये है. तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो हम यही कह सकते हैं कि यार पोटेशियम जो है वो हर एक से अच्छा रिएक्शन कर रहा है, चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे वो हॉट वाटर हो. फिर पोटेशियम के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि यार सोडियम कुछ बेहतर रिएक्शन कर रहा है. तो सोडियम के बाद हम आए कैल्शियम पर भी, मैग्नीशियम पर. करते 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 हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज को बिल्डअप कर लिया. करते करते हमने रिएक्टिविटी सीरीज को बिल्डअप कर लिया. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज अब हमारे पास एक ही जगह आ गई है. तो अब मैं आपसे कुछ भी पूछूं तो आप कह सकते हो कि ये मोर रिएक्टिव है और वो लीस्ट रिएक्टिव है. तो वो भी हमने खुद फाइंड आउट Sir, किया है. downward वो भी हमने increasing खुद. reactivity है decreasing? डाउनवर्ड द रिएक्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज. मैंने इंक्रीज लिखा हुआ है, ये डिक्रीज है बेटा, ये डिक्रीज है. राइट. ओके. दिस इज नॉट इंक्रीज. दिस इज द डिक्रीजिंग ट्रेंड. तो ये आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज को बिल्डअप कर लिया. लेकिन इतनी आसानी से नहीं किया, ये सदियों का काम है बेटा. आपने एक एक चीज का रिएक्शन करवाना है, आपने एक एक चीज का रिएक्शन करवाना है. और डाइल्यूट के HCl के साथ अलग, हॉट के साथ अलग, कोल्ड के साथ अलग. फिर आपके पास चीजें सामने आएंगी कि टॉप पे कौन चल रहा है और बॉटम पे कौन चल रहा है. तो जो टॉप पर है वो जो है वो पोटेशियम आ गया, और जो सबसे लीस्ट में है वो आपके पास कौन आ गया? गोल्ड आ गया. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है. हम इसे फिर फर्दर क्वेश्चंस में यूज करते हैं कि अक्सर एग्जामिनर पूछ रहा होता है थियोरेटिकल पोर्शन में, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हमने बना ली रिएक्टिविटी सीरीज, अब आप इसका यूज भी बताओ. इतनी जो मेहनत तुमने की है भाई, किस लिए की है यार? बस जस्ट फॉर नथिंग की है मेहनत इतनी? नहीं 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 नहीं, आपको इसे अप्लाई करना है. अप्लाई करना है आपको. इसे कैसे करना है अप्लाई? तो बेटा, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को. आपने हेलोजन पढ़ा था ना? हेलोजन में हम क्या पढ़ते थे? क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन देन एस्टेटीन. बेटा ये हेलोजन के मेंबर्स हैं. तो हेलोजन में भी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव होते हैं. तो हम वहां पर क्या पढ़ते थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कि मोर रिएक्टिव हेलोजन जो है वो लेस रिएक्टिव हेलोजन को डिस्प्लेस कर रहा होता था. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है. अब आपके पास जो ये कॉपर का नाइट्रेट लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये मैंने बनाया है जिंक. अब आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है. तो जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है. तो जिंक आएगा, उसको धक्का देगा, खुद उसको डिस्प्लेस कर देगा, और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी. रिएक्शन इज सक्सेसफुल. तो क्यों हुआ ऐसा रिएक्शन? क्योंकि आपने मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करवा दिया लेस रिएक्टिव से. मोर रिएक्टिव को आपने डिस्प्लेस करवा दिया
लेस रिएक्टिव से। व्हाट इफ कि अगर आपके पास कुछ ऐसा सीन होता कि जिंक नाइट्रेट होता और यहाँ पर कॉपर होता, तो पता है आप क्या लिखते? आप लिखते नो रिएक्शन। आप लिखते नो रिएक्शन। सही है जी। तो बेटा इस तरह से हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को डिफरेंट चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी किस तरह, ये पूरा हमने आपको आइडिया दे दिया है। उसका कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करवाया, उसका हॉट वाटर से भी रिएक्शन करवाया, और उसका हमने डाइल्यूट HCl से भी रिएक्शन करवाया। तीनों का रिएक्शन करवा के कंक्लूजन हमने ये दिया, कलेक्टिवली हमने ये देखा कि ये वो मेटल है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेशियम, ये वो मेटल है जिसने इन तीनों के साथ अच्छा रिएक्ट किया, मतलब जल्दी रिएक्ट किया, मतलब फास्ट रिएक्शन आपको नजर आया। और इसी तरह से हम बारी बारी सब मेटल को टेस्ट करेंगे और इस तरह से डिजाइन कर लेंगे, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द टॉपिकल पार्ट पेपर। और उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आइडिया दे दिया कि यार उसके पीछे कुछ ये वाली कहानी हो रही होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ ये चल रहा होता है। बड़ी 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 सिंपल सी बात है, ओके होपफुली सबको समझ आ गया होगा। कोई ऐसा बच्चा बेटा जिसको कोई भी मेरी बात ना समझ आई हो, कोई भी एक बात भी ना समझ आई हो, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस। सर, ये आयोनिक एक क्वेश्चन में ये स्टेट्स क्यों चेंज हो गई है? सॉलिड, स्टेट चेंज एक्वियस। तो नहीं हुई है बेटा, यहाँ पर भी सॉलिड था, यहाँ पर भी सॉलिड है, ये भी नहीं एक्वस था, ये भी एक्वस था। तो ये लिखा है ना, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वियस इज इक्वल टू जिंक एक्वियस प्लस कॉपर सॉलिड। हाँ ये स्टेट कैसे चेंज हो गई? देखो आयंस है ना, स्टेट चेंज तो नहीं हुई बेटा, वो भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड है। स्टेट किसने बोला स्टेट चेंज हुई है? ये भी सॉलिड था तो ये भी सॉलिड है। सर मैं उसको नहीं कंपेयर करा, मैं ये इसको जिंक जो आयोनिक क्वेश्चन के अंदर जिंक है ना, जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट साइड पे जिंक है, उससे कंपेयर हाँ कर रहा हूँ। हाँ। ओ ओके। बेटा ये जिंक जो है ना, ये वाला ये यहाँ से आ रहा है, जिंक नाइट्रेट से। तो जिंक नाइट्रेट का जो जिंक 2+ है वो एक्वस है, तो वो सॉलिड टू एक्वस में चेंज हो गया, और ये एक्वस टू सॉलिड में चेंज हो गया। ओके सर। तो क्यों हुआ रिएक्शन? क्योंकि एक मोर रिएक्टिव मेटल था और एक लेस रिएक्टिव मेटल था, तभी आपका रिएक्शन जो है वो मिशन पॉसिबल हो गया, मिशन इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो गया। क्योंकि यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज, यू नो द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अब रिएक्टिविटी के भी फैक्टर्स हैं बेटा, कभी वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, कभी चार्ज पर, कभी साइज पर। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि रिएक्टिविटी जो आपकी है उसमें आपके सामने जब वो होगी, आपको चीजें याद होंगी, तो फिर आप बड़ी आसानी से प्रोडक्ट इसका ड्रॉ कर सकोगे, बना सकोगे। जब तक आपको रिएक्टिविटी नहीं पता, क्या पता आप लिख के आ जाओ रिएक्शन ही नहीं हो रहा, नॉट पॉसिबल। और जब आपने बाद में देखा तो पता लगा यार ये तो मोर रिएक्टिव था, इसका तो रिएक्शन मुझे करवा देना चाहिए था। तो ये इसके एक छोटे छोटे यूज हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए।